गुड मॉर्निंग। स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके। अरे सर, मेरे को दिन में दिक्कत होती है, वो बैक टू बैक कॉल्स चलती रहती हैं। कभी कोई काम आ जाता है तो लेट ही, मतलब जैसे 9 o'clock 10 o'clock ऐसे ही टाइम मिलता है। लेकिन आज है टाइम, आज तो ऑब्वियसली कोई कॉल नहीं है। आप अ, मतलब जब इनिशियली आपकी कॉल आई थी तो ट्रेनी ने ये बोला था कि आप मतलब संडे ही अवेलेबल हो। मैं नॉर्मली ऑल्टरनेट ही करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑफिस का काम होता है, तो वो एक दिन में कंप्लीट हो नहीं पाता। ओके, चलो आज कवर कर लेंगे सारा। मैं 2 कॉल्स और कर दूँगा आपको। और अभी कोई प्रॉब्लम है आपको जो अभी तक हमने डिस्कशन किया था उसमें, या जावा स्क्रिप्ट में कहते हैं? ओके, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ इशू? जो डॉक्यूमेंट है, रीड द डॉक्स अलाउ? ओके, ओके, आज हमें हाइपर लेजर स्टार्ट ही करना है। और इसमें तो हाइपर लेजर पहले जब हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था तब एक डिस्टिंक्शन हमने किया था प्राइवेट एंड पब्लिक ब्लॉकचेन्स, राइट? Hyperledger is one of the most popular private blockchains, or Hyperledger started off with their flagship project called Fabric. Fabric is just like इथेरियम की ब्लॉकचेन होती है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन होती है, वैसे ही फैब्रिक इज़ अ ब्लॉकचेन, राइट? फैब्रिक is one of the, I think, 12 projects now. अगर आप इधर जाओगे हाइपर लेदर की वेबसाइट में, यू विल फाइंड लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। इसमें फैब्रिक इज़ जस्ट वन। इसके अलावा इंडी, इरोहा, सॉटूथ, हाइपर लेदर, बीजू, बरो, ये सारे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स ही हैं। बरो इज़ मेंट फॉर रनिंग एन ईवीएम,
जैसे इथेरियम बरो में चल जाता है। बीजो इज़ जावा इथेरियम क्लाइंट। इंडी इज़ meant फॉर आइडेंटिटी मैनेजमेंट। एसएसआई होती है एक सेल्फ सॉवरिंग आइडेंटिटी, उसके लिए इंडी है। इरोहा इज़ फॉर मोबाइल, मतलब ये ब्लॉकचेन्स के नोड्स को अगर हमें सेल फोन पे चलाना है। और सॉटूथ इज अनदर रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर इंटेल प्रोसेसर्स। तो ये टॉप लेवल जितने भी हैं ये सब हाइपरलेजर के ही प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें हम फोकस फैब्रिक पर ही करेंगे, विल नॉट गो टू अदर प्रोजेक्ट्स। और हाँ, ये अब जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे अगर आपको आइडेंटिटी मैनेजमेंट का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो इंडी विद एरीज एंड उर्सा, ये तीन आपके लिए प्रोजेक्ट्स इन कॉम्बिनेशन आपको पूरा आइडेंटिटी मैनेजमेंट का सलूशन देते हैं। और अगर आपको जावा में इथेरियम का काम करना है, मतलब अभी इथेरियम के जो क्लाइंट्स हैं वो गो में लिखे हुए हैं या रस्ट में लिखे हुए हैं। 1-1.5 साल पहले तक इथेरियम का जावा का क्लाइंट था इथेरियम जे, वो रिटायर हो गया, उस पर कोई काम नहीं कर रहा। तो हाइपरलेजर ने इथेरियम के लिए एक क्लाइंट बनाया जावा का, उसका नाम है बीसू। तो ये पूरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जो टॉप में आपको दिख रहे हैं ये सारी ब्लॉकचेन्स हैं। ये जो नीचे दिख रहे हैं आपको लेफ़्ट साइड में, ये इन प्रोजेक्ट्स को हेल्प करते हैं, इन्हीं के अंदर यूज़ होते हैं ये क्विल्ट, उर्सा, ट्रांजैक्ट एंड एरीज। हाँ, और इसमें राइट साइड में टूल्स हैं, इसमें हम हाइपरलेजर का जो एक्सप्लोरर है ये यूज़ करेंगे। बाकी कैलिपर्स यूज़ होता है फॉर चेकिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ योर फैब्रिक ब्लॉकचेन या एनी ब्लॉकचेन, किस तरह से वो कितना टीपीएस ले रही है, कितनी नेटवर्क में कितने नोड्स हैं, ये सब कैलिपर मेजर करके देता है। बहुत सारे और मतलब इसमें मेजरमेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम टीपीएस। इसको भी अगर हमें टाइम मिला मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा ये कैसे चलता है। Avalon Cello will not go into. Cello is for configuration. Avalon is, I think, cryptographic library. So this is the entire Hyperledger suite. इसमें सब चीज़ें और और 99% प्रोजेक्ट्स हाइपरलेजर फैब्रिक में ही होते हैं। उसके अलावा अगर कोई प्रोजेक्ट होता है तो या तो ये कर सकते हैं, जैसे आपका मान लो इंटरव्यू है, उससे पहले आपको पता चल जाएगा तो मैं आपके साथ हाफ एन आवर 1 आवर डिस्कशन कर सकता हूँ, इससे आपको प्रोजेक्ट बता दूँ। बट वो जो फंक्शनैलिटी सेट है फैब्रिक में, दैट इज़ लाइक अगर वो 10 है तो बाकी सब में 1 1 2 2 है, इससे ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसके। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, सॉरी ऐसा नहीं है। फैब्रिक अगर आपको आ जाएगा तो आपको इंडी समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि फैब्रिक से इंडी आ जाए। बट इंडी के प्रोजेक्ट्स दो चीज़ें हैं, एक तो इंडी के ऊपर प्रोजेक्ट्स आपको कम मिलेंगे, ऐसा कोई नहीं जॉब आएगा कि जो इंडी में एक्सपर्ट्स हों वो ही अप्लाई करें या समथिंग। इट विल बी अ पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स कि हाइपरलेजर में फैब्रिक आना चाहिए और इंडी आना चाहिए, ऐसे करके। तो नंबर 1 अगर हमें टाइम मिला तो हम इनमें भी अलग अलग इनमें डिस्कशन करेंगे। आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंडी भी है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट इंडी ही है, और कैलिपर और एक्सप्लोरर, क्योंकि एक्सप्लोरर कोई भी आप ब्लॉकचेन में यूज़ करते हो उसके साथ एक्सप्लोरर चलता है, विच शोज़ यू दैट सेम
व्यू जो हमने ईथर स्कैन में देखा था ना, इथेरियम के लिए ट्रांजैक्शन, वही हाइपर लेजर एक्सप्लोरर देता है। अब इसमें एक्सप्लोरर या कोई भी हाइपर लेजर की जो ब्लॉकचेन है उसमें चैलेंज ये होता है कि कोई पब्लिक टूल अवेलेबल नहीं है। जैसे माईथर वॉलेट है, हाइपर लेजर के लिए वो माईथर वॉलेट अवेलेबल नहीं है, वो हमें खुद ही चलाना पड़ेगा। या फिर ईथर स्कैन कोई हाइपर लेजर के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये पब्लिक नहीं है, किसी ने इसके लिए बना के नहीं रखा कुछ, हमें खुद वो चलाना पड़ेगा। मतलब बना के रखा है बट चलाया हुआ किसी ने नहीं है पब्लिक, किसी पब्लिक डोमेन पर। सो बिकॉज ऑफ इट्स प्राइवेट नेचर हमें हाइपर लेजर में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो कोई इन्वायरमेंट हमें नहीं मिलता, जैसे रॉकस्टन है इथेरियम के लिए, हाइपर लेजर में ऐसा कुछ नहीं है, हमें खुद बनाना सब। और ये टूल्स भी हमें खुद चलाने पड़ेंगे अपने मशीन पर। तो विद दिस चैलेंज इन माइंड हमें जो अभी जिस डेस्कटॉप पे मैं हूँ, जिस पे आपको शेयर कर रहा हूँ, इस डेस्कटॉप से हमें दूसरे डेस्कटॉप पे शिफ्ट करना पड़ेगा जिस पे मैंने हाइपर लेजर का सारा काम किया हुआ। तो जब मैं एक्चुअली नोड्स वोड सेटअप करूँगा तो मैं आपको उस डेस्कटॉप पे ले जाऊँगा, वो उसी से कॉल करूँगा मैं। और एक चीज़ मैंने आपको पहले बोली थी कि अगर जैसे आपके पास जो अभी वर्चुअल बॉक्स है उसमें चल जाता है तो वेरी गुड, अदरवाइज़ हम एक क्लाउड का इंस्टेंस लेंगे, उस पर चलाएंगे। अब इसमें 4-5 चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ दी प्राइवेट नेचर ऑफ हाइपर लेजर जो हमें थोड़ा रेलेवेंट होती हैं। आई जस्ट क्विकली गो थ्रू देम। प्राइवेट ब्लॉकचेन की डेफिनेशन तो हमने देखी हुई थी, इट्स अवेलेबल ओनली टू आइडेंटिफाइड एंड एलिजिबल नोड्स। जब आप एक कंपनी में उसे चलाओगे तो कंपनी विल वांट टू मेक श्योर दैट ओनली authorized participants or authorized servers should be a part of that network. Then हाँ, तो देर आर टू थिंग्स। एक तो पर्सन लेवल पर या यूज़र लेवल पर ऑथराइजेशन, दैट इज नॉर्मली डन बाय द एप्लीकेशन दैट विल बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट। ये हाइपर लेजर जो ऑथराइजेशन रखता है वो रखता है सर्वर लेवल पर, या हर सर्वर एक की रिप्रेजेंट करता है, तो वो की लेवल पर रखता है कि इस की या इस क्रिप्टोग्राफिक आइडेंटिटी का जो सर्वर है सिर्फ वही नेटवर्क का पार्ट बन सकता है। और ये कॉन्फ़िगरेशन जब हाइपर लेजर स्टार्ट होता है उस टाइम हमें करना होता है दैट विच सर्वर्स आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क। हाइपर लेजर में हम नेटवर्क का एक स्पेशल नाम रखते हैं विच इज़ बिजनेस नेटवर्क। और बिजनेस नेटवर्क में उसकी डेफिनेशन होती है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन एक टेक्निकल टर्म है हाइपर लेजर में जो हम डिफाइन करते हैं हाइपर लेजर के कॉन्फ़िगरेशन में। एंड हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क इज डिफाइंड देयर। हाँ, उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, उससे वो हर ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी डिफ़ाइन होती है। और उसमें ये भी डिफ़ाइन होता है ये ऑर्गेनाइजेशन की एक्सेस लेवल क्या होगी, कितनी चीज़ रीड कर सकता है, रीड राइट कर सकता है, रीड राइट डिप्लॉय, ये सब। और ये इसी से हमें पता चलता है दैट्स फोकस्ड ऑन दी एंटरप्राइज और कंपनी और बिग forums, because it's structured this way। एक बिजनेस नेटवर्क, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे मैं आपको एक और स्लाइड खोल कर दिखाता हूँ।
ये आपको जो अभी स्लाइड दिख रही है, ये टिपिकली हाइपरलेजर जब इंस्टॉल हो जाता है तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे एक कंपनी है, उसके अंदर हम हाइपरलेजर के कुछ नोड सेटअप करेंगे। पीयर इज़ द नेम ऑफ अ नोड एंड देयर कुड बी 3 टाइप्स ऑफ पीयर्स: एंडोर्सर, एंकर और अ जनरल पीयर। तो आप उसे नोड ही मान लो अभी। तो एक कंपनी है, जैसे मान लो नहीं, पेयर एक ही कंप्यूटर। दो पेयर जब होते हैं, पीयर टू पेयर नेटवर्क बोलते हैं जब दो पेयर आपस में कनेक्टेड हो। एक पेयर इज़ वन नोड। राइट। तो मैं आपको हाइपरलेजर का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड, उन्हें हम बोलते हैं बिग ऑयल, जिसमें ब्रिटिश पेट्रोलियम, अरामाको, चाइना, आई थिंक चाइना ऑयल, ऐसी बहुत सारी ऑयल कंपनीज ने एक हाइपरलेजर का सेटलमेंट सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ ये कंपनीज इसका पार्ट है। तो आप इसे बोल सकते हो इट्स अ कंसोर्शियम। कंसोर्शियम। कंसोर्शियम कंसोर्शियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज। जैसे कोई भी डोमेन आप ले लो, अभी मैंने जो डोमेन बोली वो पेट्रोलियम है। आप शिपिंग एक डोमेन है वो ले लो, तो उसमें हाइपरलेजर के हाइपरलेजर का उन्होंने एक बिजनेस नेटवर्क बनाया हुआ है फॉर शिपिंग ड्राई कार्गो। उसमें कंपनीज इन्वॉल्व है: मायर्स विच इज़ अ बिग शिपिंग कंपनी, आई थिंक BHP विच इज़ ऑल्सो अ शिपिंग ब्रोकर। ऐसी बहुत सारी शिपिंग से रिलेटेड कंपनीज इन्वॉल्व हैं जिन्होंने अपने सर्वर्स बनाए हुए हैं जो हाइपरलेजर चलाते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है आपको कंपनी ए, कंपनी बी। ये कंपनी ए, कंपनी बी रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एक डोमेन का पार्ट होंगी। राइट। जो अभी हमने दो डोमेन्स की डिस्कस की, शिपिंग और ऑयल। फाइनेंस में या इंश्योरेंस में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपना एक हाइपरलेजर इंस्टेंस बना सकती हैं जो आपस में कनेक्टेड होगा। सो इट वुड बी अ बिजनेस नेटवर्क फॉर इंश्योरेंस या फाइनेंस। मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनीज हैं, बिग मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, वो अपना एक हाइपरलेजर का बिजनेस नेटवर्क बना सकती हैं। क्वेश्चन इज़ कि ये डोमेन से स्पेसिफिक इसमें क्या फ़ायदे होंगे? वाई डू वी वांट टू क्रिएट इट स्पेसिफिक टू अ डोमेन? वो अगर आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हो, देन व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इज़ कि एक डोमेन में एक ख़ास तरह के ट्रांजैक्शंस ही होते हैं। जैसे अगर आप ऑयल में बात करो तो ऑयल में पर बैरल, एक शिप में जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से पर बैरल उसमें एक ट्रांजैक्शन होगा कि ये ऑयल इतना सेल किया, इतना बाई किया। राइट। उसके बाद ऑयल को कई बार बाई नहीं करते, सिर्फ एक्सचेंज करते हैं। और मतलब जैसे मैं बहुत बड़ी कंपनी हूँ, मैंने इस महीने 2 मिलियन बैरल्स ऑयल निकाला और मैंने दूसरी बड़ी कंपनी को जो किसी और कंट्री में है उससे बोल दिया कि अभी मैं $2 मिलियन बैरल्स ऑयल मैंने निकाला हुआ है और नेक्स्ट मंथ मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं होगी, तो नेक्स्ट मंथ आप ज़्यादा निकाल लेना। अभी मैं आपको 2 मिलियन आपके क्लाइंट्स को आपकी तरफ से दे देता हूँ। नेक्स्ट मंथ 2 मिलियन आप निकाल लेना, मेरे क्लाइंट्स को मेरी तरफ से आप दे देना। तो देयर नो फ्रॉम ट्रांजैक्शन पर्सपेक्टिव, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो तो आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन पे पहले लॉक करना पड़ेगा। जैसे हाँ, गुड, कार मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो
फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कार मैन्युफैक्चरर जो आपस में ट्रांजैक्शंस करते होंगे और अपने क्लाइंट से जो ट्रांजैक्शंस करते होंगे वो कंपनी टू कंपनी मोर और लेस सेम होते होंगे। जैसे मैं अगर मारुति हूँ, आप Hyundai हो, तीसरी टाटा कंपनी है, ये तीनों कार मैन्युफैक्चरिंग में है, तो इनके सबके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर से यही ट्रांजैक्शन करते होंगे कि एक हफ्ते में डिस्ट्रीब्यूटर नंबर ए के पास इतनी कार्स मैन्युफैक्चर होके चली जाएंगी और पूरे मंथ का इतना सेटलमेंट होगा, वो इतने पैसे वो दे देंगे हमको। और ये ट्रांजैक्शन सब जगह सेम होंगे विद सम स्मॉल चेंजेस जो प्रोसेस वाइज हर कंपनी ने अपने किया होता है। तो विद द रिकॉग्निशन के डोमेन वाइड कुछ ट्रांजैक्शन सेम होते हैं। हमने एक कंसोर्शियम चेन बना ली कि ये ट्रांजैक्शन इस चेन पर होंगे। इसका मतलब ये होगा कि वो जितने भी उस डोमेन से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कार डोमेन जैसे हो गई, शोरूम हैं, कंपनीज़ हैं, उनकी बैकस्ट्रीम कंपनीज़ हैं जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाती हैं, वो सब उस चेन पे आ गए। अब क्या होगा कि किसी कंपनी को कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो इट्स नॉट, मतलब दैट कंपनी इज नॉट टाइड अप टू सर्टन मैन्युफैक्चरर्स ओनली, वो उस ब्लॉकचेन में किसी से भी खरीद सकती है। किसी कंपनी को किसी डिस्ट्रीब्यूटर से नए डिस्ट्रीब्यूटर से टाई अप करना है तो वो दोनों उसी ब्लॉकचेन पर है, तो टाई अप वुड बी ईजियर बिकॉज वो ट्रांजैक्शन डिफाइंड है। टाई अप कर लिया, हर महीने कितनी कार्स, सेटलमेंट के कितने पैसे, ये सब उसमें ब्लॉकचेन में कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। तो ऑल दे हैव टू डू इज़ जस्ट फॉलो दैट। तो अगर कोई कंपनी मान लो जो नॉर्थ में ही कार्स जिसका सेटअप है वो साउथ इंडिया में जाना चाहती है तो वो ब्लॉकचेन से इजीली चली जाएगी बिकॉज इट्स वन सिंगल कंसिस्टेंट कंसोर्शियम चेन एवरीवेयर। तो इस तरह से हाइपरलेजर का विजन है दैट विद ईच डोमेन देयर शुड बी अ बिजनेस नेटवर्क। वो बिजनेस नेटवर्क उस डोमेन के जो नॉन कंपनी स्पेसिफिक या नॉन ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो उस बिजनेस नेटवर्क पे हो। तो उस बिजनेस नेटवर्क को जब फिज़िकली हम सेटअप करते हैं तो जो अभी दिख रहा है आपको वैसा लगता है। वो एक कंपनी ए है, उसने कुछ अपने सेटअप किए नोड्स, एक एप्लीकेशन बनाया, वो एप्लीकेशन उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसे यूज़ करके वो ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं। दूसरी कंपनी ने कुछ और नोड सेटअप किए, ये दोनों नोड्स जो हैं आपस में कनेक्ट करके एक पूरी कंसोर्शियम चेन बना रहे हैं। ये दोनों कंपनीज आपस में इंटरेक्शन कर रही हैं और सबको सब दिख रहा है ट्रांसपेरेंटली क्या इंटरेक्शन हुआ। इसके साथ ये भी मैनेज हो रहा है कि जो इंटरनल ट्रांजैक्शन हैं कंपनी के वो दूसरी कंपनी को नहीं दिख रहे बेस्ड ऑन सम प्राइवेसी कॉन्फ़िगरेशन। और ये सारा एक हाइपरलेजर में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। पीयर इज़ द नोड कंपोनेंट जो एक्चुअल जिसमें ब्लॉकचेन होती है। एक ऑर्डरिंग कंपोनेंट होता है जो ट्रांजैक्शंस को पीयर्स पर भेजता है। जो हमने जब हम बिटकॉइन या इथेरियम का डिस्कशन कर रहे थे तो हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था पूल जिसमें ट्रांजैक्शंस पहले जाते हैं फिर ब्लॉक बनता है। तो वो पूल का जो सारा काम है वो ऑर्डरिंग पेयर करता है, ऑर्डरर भी बोलते हैं इसको। और एक चीज़ होती है सीए और सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी मैनेजेस योर कीज़ कि आपका जो आपने जो की यूज़ की हुई है क्या ट्रांजैक्शन आपने उसी से साइन किया है, और अगर आपको नई कीज़ बनानी है तो वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनाती है। वो भी इसी में होती है। जैसे पीयर है उसी के साथ एक सीए भी बनेगा यहाँ पर। ये ऑर्डरर है वो, इनफैक्ट जो आपको ये कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ना, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ दी हाइपरलेजर फैब्रिक सॉफ्टवेयर। peer, certifying authority, orderer, and then channel. Channel is something that two organizations create between themselves to
interact with each other. So channel is like the mode of communication. आपको बस ये 4 चीज़ याद रखनी है अभी. How they are going to be used will come when we start deploying Hyperledger instances. आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ. हाँ, अगर आप सारी चीज़ों को एक कॉम्बिनेशन मान लो, जैसे बिटकॉइन में एक नोड होता है, उसके अंदर सब कुछ होता है, की मैनेजमेंट उसी के अंदर होता है, ऑर्डरिंग, पूल मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस उसी के अंदर होता है. अगर आप सब कुछ सेम मान लो तो हाइपरलेजर के एक सिंगल नोड में एक पीयर होता है, एक सीए होता है, एक और एक ऑर्डरर होता है. ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, दिस इज़ वन हाइपरलेजर नोड, फैब्रिक नोड. और एक ऑर्गेनाइजेशन एट द मिनिमम एक पेयर और एक सीए सेटअप करेगा, तब वो एक ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट हो सकता है. ऑर्डरर कैन बी कॉमन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, बट लेट्स से simplest scenario is एक company is a combination of one fabric peer, one fabric certifying authority and one orderer. ऑर्डरर जो पूल की फंक्शनैलिटी होती है वो ऑर्डरर करता है. अभी आप जो ब्लॉकचेन में समझते आ रहे हो वो सारा ये है कि नोड एक बन गया, उसमें सब कुछ हो गया. विद हाइपरलेजर द आर्किटेक्चर इज़ प्लगेबल मॉड्यूल्स. प्लगेबल मॉड्यूल्स का मतलब ये होता है कि जो ब्लॉकचेन की कोर फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उन्होंने. सॉफ्टवेयर लिखते हुए, जो ब्लॉकचेन का सॉफ्टवेयर है, जो ब्लॉक्स बना रहा है, वो सॉफ्टवेयर मॉड्यूलर है. उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स बने हुए. उसमें एक मॉड्यूल है पीयर, एक मॉड्यूल है सीए, एक मॉड्यूल है ऑर्डरर. ये सब जब कंबाइन करते हैं तो एक नोड बनता है हाइपरलेजर का. और ये जैसे आप मान लो क्लाउड पे इंस्टॉल करते हो, तो एक तो आपने ये 3 चीज़ें इंस्टॉल की, पीयर, ऑर्डरर एंड सीए. उसके बाद आप उसमें कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डालोगे इस नोड पे, जस्ट लाइक वी डिप्लॉयड इन इथेरियम. वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पीयर के ऊपर इंस्टॉल होंगे. फिर उन्हें एक्सेस करने के लिए देयर आर वेरियस वेज. या तो आप कंपोजर प्लेग्राउंड से एक्सेस कर सकते हो. कंपोजर प्लेग्राउंड इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट गिव्स यू एन इंटरफेस विद अ हाइपरलेजर फैब्रिक नोड. इंटरफेस मतलब वो जैसे आपका माईथर वॉलेट है. इट गिव्स यू एन इंटरफेस जिससे यूज़ करके आप सारी चीज़ आप बैलेंस देख सकते हो, आप बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट से इंटरैक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़. समथिंग सिमिलर इज़ देयर इन कंपोजर प्लेग्राउंड. कंपोजर का एक और पार्ट है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस. CLI is also a set of features that help you connect with the blockchain and do all of the things like deploying smart contracts, checking transactions and all of that through command line interface. command line का मतलब आपको पता ही है, वो console, right? ये इसी तरह से एक और टूल है Angular 2 का REST API. वो REST API भी is a part of tooling that Fabric provides. उसका भी यही काम है, that it interfaces with a node and gives you a certain set of features. जैसे आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल करना है थ्रू वेब सर्विसेज, तो वो वेब सर्विसेज को बनाकर Angular 2 टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो बना के नोड के साथ इंस्टॉल कर देता है. सो यू कैन यूज़ फीचर्स ऑफ Hyperledger node through web services.
हाँ, कोई भी कर सकते हैं, बट हम इनमें से कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। हम अपना अलग यूज़ करेंगे, विच वुड बी एक तो सीधा सीधा सी एल आई यूज़ करेंगे। इट विल नॉट बी कंपोजर सी एल आई, इट विल बी डॉकर सी एल आई। और फिर हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे दैट विल यूज़ एस डी के। इसके अंदर नोड के अंदर एक एस डी के होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। जैसे हमारा एक नोड है हाइपरलेजर का, राइट। हाँ, वो सब होगा इसमें। अब जो भी हमें इस नोड के साथ इंटरेक्शन करना होता है वो ऑर्डरर के थ्रू होता है। इसमें जो ऑर्डरर है वो इसमें ऑर्डरर ही यूज़ होता है फॉर जितना भी दुनिया के साथ हाइपरलेजर फैब्रिक का इंटरेक्शन होगा वो ऑर्डरर के थ्रू होगा। यानी ऑर्डरर को हम ट्रांजैक्शन सबमिट करेंगे। जैसे हम इथेरियम ब्लॉकचेन में ब्लॉकचेन को सबमिट कर रहे थे ट्रांजैक्शंस, जो लास्ट हमने डिस्कशन किया था, वेयर वी वर सबमिटिंग ट्रांजैक्शंस टू इन्फ्यूरा। वो ट्रांजैक्शंस हम एक मैकेनिज़्म के थ्रू सबमिट कर रहे थे, विच इज़ कॉल्ड आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल। उस मतलब वो प्रोटोकॉल थी फॉर सबमिटिंग ट्रांजैक्शन। हाँ, ऑर्डरर के थ्रू हम ट्रांजैक्शंस हाइपरलेजर फैब्रिक की लेजर में सबमिट करेंगे। ऑर्डरर का जो काम होता है थ्री फोल्ड होता है। एक तो वो पूल मेंटेन करता है। अब इसमें पूल का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि वी डोंट हैव टू डू प्रूफ ऑफ वर्क। इसमें ऑर्डरर सीधा उस ट्रांजैक्शन को सीक्वेंस कर देता है। ऑर्डरर का मतलब होता है उस ट्रांजैक्शन की क्यू को ऑर्डर करना। और हाँ, सॉफ्टवेयर है। सो एज आई सेड, नोड जो है, नोड इज़ अ सॉफ्टवेयर जो हाइपरलेजर फैब्रिक का नोड है। इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं सी ए, पीयर एंड ऑर्डरर। ये सॉफ्टवेयर है विच इज़ गोइंग टू वर्क ऑन द ब्लॉकचेन, राइट। तो अब इसमें इशू ये होता है हाइपरलेजर में, इफ़ वी ऑल कम फ्रॉम बिटकॉइन वर्ल्ड या वी कम फ्रॉम इथेरियम वर्ल्ड, तो हमें नोड के अंदर की इतनी फंक्शनैलिटी को ध्यान नहीं रखना पड़ता क्योंकि वो पूरे नोड का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें सब कुछ हो रहा है। अगर आप बिटकॉइन में जाकर देखो, उसके नोड सॉफ्टवेयर जो है वो ये सब चीज़ें कर रहा है, बट उसने वो अलग अलग नहीं बनाई हुई। इट्स नॉट लाइक बिटकॉइन का सी ए अलग हो, वो उसी के अंदर नोड के अंदर ही घुसा हुआ है। उसकी पीयर फंक्शनैलिटी जिस पे एक्चुअल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयर चलता है वो भी इथेरियम का उस नोड के अंदर ही है। दैट इज़ वाई वी डोंट कॉल दीज और टॉक अबाउट दीज थिंग्स सेपरेटली इन द इथेरियम वर्ल्ड। हाइपरलेजर में ये एक प्लगेबिलिटी इंट्रोड्यूस की हुई है जो बड़ी कंपनीज़ को ये फीचर देती है कि आपको अगर अपना आपकी जो की मैनेजमेंट की फैसिलिटी है वो आप अपनी यूज़ करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ हाइपरलेजर की, देन यू कैन डू दैट। तो उन्होंने इसीलिए ये सारी चीज़ें सेपरेट की हुई हैं कि आप एक निकाल के दूसरा डाल लो अगर आपको अपना डालना है तो। हाइपरलेजर अपना भी देता है, दे हैव देयर ओन सर्टिफाइंग अथॉरिटी सॉफ्टवेयर जो आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो। बट लेट्स से आपका कुछ रिक्वायरमेंट है जिसमें आप अपनी कीज़ का इंटीग्रेशन चाहते हो, देन ये सारी कीज़ बना सकता है आपके लिए। ये कीज़ ऑथेंटिकेट करता है। इनफैक्ट जो हाइपरलेजर में जो PKI यूज़ होता है, प्राइवेट एंड पब्लिक की, वो लेगेसी PKI। लेगेसी से मेरा मतलब यह पुराना जो पहले PKI चलता था जिसमें
एक सर्टिफिकेट है, X509 सर्टिफिकेट्स बोलते हैं उन्हें, उसकी जो प्राइवेट की है वो हाइपरलेजर में चलती है। विल नॉट गो देयर, मतलब क्रिप्टोग्राफी में कई तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। X509 बोलते हैं, एक इलेक्टिव कर क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं वो, उसकी कीज़ RSA, हाँ पब्लिक एंड प्राइवेट की स्कीम्स हैं या एल्गोरिदम्स या जो भी मान लो आप। तो RSA सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे सिक्योर रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड ओवर PKI का मैकेनिज्म है। इलिप्टिक कर्व इज़ लेटेस्ट। इलिप्टिक कर्व यूज़ करके बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारे सॉफ्टवेयर, ये सारी ब्लॉकचेन्स चलती हैं। X509 हाइपरलेजर सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स इलिप्टिक कर्व, इट डज नॉट सपोर्ट RSA। दिस इज़ अ चैलेंज दैट, तो जस्ट टू टेक अ स्मॉल सेगवे, जो आपको डिजिटल सिग्नेचर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, दे आर RSA। तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम RSA यूज़ करके ब्लॉकचेन के अंदर कोई आइडेंटिटी बनाएं, तो वो अभी कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जो कि हमें वो करने दे। मतलब बाय सॉफ्टवेयर आई मीन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। हाइपरलेजर हो गया, कोरम हो गया, कोर्डा हो गया, ये सब ये सपोर्ट नहीं करती। सो द चैलेंज इज दैट हाउ डू वी, एंड इट्स नॉट रियली अ चैलेंज, हमें इस CA को थोड़ा चेंज करके RSA कंपैटिबल बनाना पड़ेगा, सो दैट वी आर एबल टू यूज़ जो गवर्नमेंट इशूज सर्टिफिकेट्स होते हैं। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट लाइन ऑफ डिस्कशन, वी विल नॉट गो देयर। अभी व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एक हाइपरलेजर नोड होता है, उसके अंदर ये पार्ट्स होते हैं, एंड नोड की फंक्शनैलिटी से इंटरैक्ट करने के लिए हमें अपने ट्रांजैक्शंस जो भी सबमिट करने होते हैं वो हम ऑर्डरर को सबमिट करते हैं। ऑर्डरर इन इथेरियम, ऑर्डरर इज़ लाइक इनबिल्ट इन द नोड सॉफ्टवेयर, जो नोड सॉफ्टवेयर है। और ऑर्डरर हमारे पास जो प्रोटोकॉल जिससे हम ऑर्डरर से डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन बोलना मतलब इंटरैक्शन, ट्रांजैक्शंस भेजना, बैलेंस रीड करना, वो सब वो इथेरियम में हम RPC से करते थे या बिटकॉइन में RPC से करते थे। इन हाइपरलेजर विल यूज gRPC। इट्स जस्ट अ प्रोटोकॉल, वी डोंट रियली नीड टू अंडरस्टैंड, जस्ट रिमेंबर द टर्म। हम gRPC से वो इंटरैक्शन करेंगे व्हेन वील बिल्ड एप्लीकेशंस। अब ये ट्रांजैक्शंस जो हैं हम हाथ से सबमिट नहीं करेंगे, मतलब इट्स नॉट लाइक वील राइट ईच ट्रांजैक्शन। जैसे हमने कोई बिजनेस नेटवर्क बनाया तो उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं जो इस नेटवर्क पर काम कर रहे होंगे, दे विल नॉट राइट ईच ट्रांजैक्शन, दे विल यूज़ सम सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर उनको पॉसिबली एक यूज़र इंटरफेस देगा जिससे वो ट्रांजैक्शन सबमिट करेंगे, पुराने ट्रांजैक्शंस रीड करेंगे एंड ऑल दैट। सो दिस सॉफ्टवेयर इज बिल्ट यूजिंग समथिंग कॉल्ड SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय हाइपरलेजर। और ये SDK इस लैंग्वेज को समझती है, gRPC को, so that it's able to submit transactions and do all of or execute all the features and functionality that orderer exposes। इस SDK में जो भी चीज़ एक्चुअली लिखी होगी वो उसका पर्पज़ यही होगा कि ट्रांजैक्शंस को gRPC फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ऑर्डरर को सबमिट करे। कोई ट्रांजैक्शन रीड करना है तो उस ट्रांजैक्शन की क्वेरी ऑर्डरर को सबमिट करे, ऑर्डरर ट्रांजैक्शन निकाल कर ब्लॉकचेन से फिर वो UI पर दिखाए। वो सारी चीज़ें SDK के अंदर होंगी। अभी SDK इज़ रिटन इन जावा, गो and JavaScript. No, it's a way to interact with smart contracts. जैसे जो हम
इथेरियम में कर रहे थे 1900 2401, वो सारी वेब थ्री जो हमने इथेरियम में किया था, रिमेंबर? वेब थ्री इम्पोर्ट करके हमने तीन चार चीज़ें की, अपना बैलेंस लोड कर लिया था जावा स्क्रिप्ट से, अपना कोई ब्लॉक, लेटेस्ट ब्लॉक कौन सा है वो सब, वो सारी फीचर्स हमें एस डी के देता है। एस डी के इज़ लाइक वेब थ्री। वेब थ्री जे एस लाइब्रेरी जो है वही एस डी के का काम है इधर हाइपरलेजर। यस, प्रोटोकॉल। तो so far so good। नहीं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे ही आप डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करोगे तो आपको एक एक चीज़ जब आप करोगे देन यूल ऑब्वियसली रिमेंबर कि मैंने ये पूरी चीज़, और ये हमें अलग अलग चलानी भी नहीं होगी। 90% केसेस में ये सब अपने आप चल जाता है। हमें बस ये याद रखना है कि ऑर्डर का क्या काम है, पीयर क्या कर रहा है, पीयर पे होता क्या है, और सी ए का क्या काम है, ये सब। एक्चुअल जो आपको 90% काम करना होगा वो होगा, नंबर वन, जे एस से चेन कोड लिखना। चेन कोड इज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन्वोक करना। ये आपका 80% काम आपका ये होगा। मतलब इन्वोक मतलब कॉल करना, और जो बाकी 20% काम है वो नोड सेटअप है। अब ये जो इन्वोक वाला पार्ट है वो आप CLI से भी कर सकते हो, विच वी विल सी। इसमें कई स्टेप्स होंगे, पहले आप डिप्लॉय करना होगा, फिर इन्वोक करना होगा। तो ये CLI से भी कर सकते हो आप, एंड देन एक एप्लीकेशन से कर सकते हो। CLI सीधा सीधा, CLI विल नॉट इन्वॉल्व SDK, एप्लीकेशन विल इन्वॉल्व SDK। तो कोर जो आपका काम है वो SDK यूज़ करके एप्लीकेशन बनाना है। हाइपरलेजर इज़ मेंट फॉर यूसेज रादर देन उसके अंदर जाके आप ये देखोगे क्या यूज़ हो रहा है एंड ऑल दैट। 90% प्रोजेक्ट्स हाइपरलेजर यूज़ करना, मतलब दे आर इंटेंडेड टुवर्ड्स यूज़। अब ये चीज़ आपको थोड़ा ये भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे हाइपरलेजर के अंदर प्रूफ ऑफ वर्क यूज़ नहीं होता। प्रूफ ऑफ वर्क इज़ नॉट यूज्ड। उसकी जगह कुछ और एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे IBFT, राफ्ट, ये यूज़ होते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क इज़ सपोर्टिंग समथिंग कॉल्ड बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। हाँ हाँ हाँ, वही। प्रूफ ऑफ वर्क से हमें बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस मिलती है नेटवर्क पे। बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस आपने मुझे बताया था कि क्या होता है। वो जनरल्स प्रॉब्लम दैट इफ़ नेटवर्क पे अगर कोई नेटवर्क को करप्ट करने के लिए कोई नोड बनाया जाए तो पूरा नेटवर्क उसके करप्ट बिहेवियर को भी हैंडल कर लेता है। अब क्योंकि वो पब्लिक ब्लॉकचेन है, देयरफॉर वी नीड समथिंग लाइक प्रैक्टिकल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन है तो हर तरह के लोग उसमें कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, उसको डैमेज करने की, उसमें से स्टील करने की, उसको क्रैश करने की। तो चांसेस ऑफ बैड और malicious behavior is bigger on public blockchains. That is why we need this proof of work on public blockchains. On private blockchains we don't need to be that secure, क्योंकि हमारे जो participants प्राइवेट ब्लॉकचेन में दे आर वेल नोन। हम ओनली एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स को अपनी ब्लॉकचेन में इन्वॉल्व करते हैं। दे आर द वंस दैट बिकम नोड्स।
इन आवर ब्लॉकचेन। तो एलिजिबल मीन्स कि हमें उन पर ट्रस्ट है थोड़ा, तो हमें इतनी पावरफुल फॉल्ट टॉलरेंस नहीं चाहिए। व्हाट वी आर ओके विद इज क्रैश फॉल्ट टॉलरेंस। मैं बताता हूँ, ये दे आर एल्गोरिदम्स लाइक प्रूफ ऑफ वर्क। IBFT का फुल फॉर्म होता है इस्तांबुल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। राफ्ट का मतलब होता है सिर्फ राफ्ट, मतलब इट्स नॉट स्मॉल फॉर एनीथिंग। तो दीज एल्गोरिदम्स आर ऑल्सो कॉन्सेंसस एल्गोरिदम्स, बट दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज प्रूफ ऑफ वर्क। दे ओनली गिव यू क्रैश फॉल्ट टॉलरेंस। क्रैश फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास 15 नोड्स हैं, उसमें से 2 नोड्स क्रैश हो गए, वो अब मतलब ट्रांजैक्शन सबमिट नहीं कर रहे, वो ट्रांजैक्शंस ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, तब भी आपका ब्लॉकचेन नेटवर्क चलता रहेगा। ये फीचर प्रूफ ऑफ वर्क वाले कॉन्सेंसस मैकेनिज्म में तो है ही, बिकॉज ऑब्वियसली हर रोज़ बिटकॉइन ब्लॉकचेन में जो नोड्स आते हैं, नए आते हैं, पुराने चले जाते हैं से मतलब क्रैश भी हो जाते होंगे, वो बंद हो गया, कुछ सॉफ्टवेयर डाउन हो गया, फिर से स्टार्ट कर दिया। तो इन सब एक्टिविटीज़ से बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स टॉलरेंट ऑफ दिस बिहेवियर, बट इट्स ऑल्सो टॉलरेंट ऑफ सम मोर अनटूवर्ड बिहेवियर जो हमने डिस्कस किए थे, malicious behavior. IBFT and Raft are not tolerant to malicious behavior. They are only tolerant to crashes. That is why they are faster than proof of work consensus. अब क्योंकि हम प्राइवेट ब्लॉकचेन में हैं, सो स्पीड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्पीड मतलब जैसे अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन डाला था इथेरियम पे, जैसे मेरा ऑप्शन वाले ट्रांजैक्शन डाल रहा था, देन आई हैड टू वेट कि ये कंफर्म होगा, पेंडिंग में दिखाता रहता था वो, राइट। प्राइवेट में ये मतलब दिस विल बिकम वेरी चैलेंजिंग कि अगर आपने कोई बैंक का ट्रांजैक्शन डाला और आप फिर वेट कर रहे हो कि वो ट्रांजैक्शन सबमिट हो, 90% आपको ये चाहिए कि जैसे आपने डाला आपका कॉन्फर्मेशन आ गया कि वो चला गया ट्रांजैक्शन, एंड योर बैलेंस हैज़ कम डाउन। जो भी आपने काम किया वो उसका इफ़ेक्ट दिखने लगा। अगर ट्रांसफ़र है तो बैलेंस नीचे चला जाएगा, मनी रिसीव है तो बैलेंस इमीडिएटली ऊपर चला जाना चाहिए, अगर आपने KYC डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो इमीडिएटली सबमिट हो जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें यू वांट इट इमीडिएट। तो दैट इज़ वाई प्रूफ ऑफ वर्क विल नॉट वर्क इन प्राइवेट ब्लॉकचेन सिनेरियोज, क्योंकि उसके यूज़र्स एक स्पीड एक्सपेक्ट करते हैं उससे। IBFT and Raft are faster, much faster than proof of work, because they don't have to be they don't have to protect against malicious behavior, so they just need to be crash fault tolerant. तो इन एल्गोरिदम्स में एक्चुअली क्या होता है, वी विल स्टडी, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दे आर बेस्ड ऑन वोटिंग का मतलब होता है कि जैसे हमने जब प्रूफ ऑफ वर्क हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि एक ब्लॉक आता है और उस पर वोट करने के लिए यू हैव टू परफॉर्म प्रूफ ऑफ वर्क कि मेरा ये कैंडिडेट ब्लॉक जो है ये ब्लॉकचेन का पार्ट बन जाए। उसके लिए मैंने माइनिंग की। माइनिंग इज़ लाइक वोटिंग फॉर अ ब्लॉक। जिसकी सबसे पहले माइनिंग ख़त्म हो गई उसका वोट एक्सेप्ट हो गया। दिस वोटिंग इज़ डन थ्रू इलेक्शंस इन दीज टू कॉन्सेंसस मैकेनिज्म। इलेक्शंस मतलब कुछ एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे पूरे नेटवर्क में, उन्हें सेलेक्ट करके उनका वोट को एक्सेप्ट किया जाता है। और वो सेलेक्ट कैंडिडेट कैसे होते हैं, थ्रू राउंड रॉबिन में, मतलब मल्टीपल मैकेनिज्म्स आते हैं, उनसे वो हर बार अलग अलग नए सेट ऑफ नोड्स एलेक्ट होते हैं। वो नोड्स कहते हैं दिस ब्लॉक इज़ ओके बाय वोटिंग फॉर दैट ब्लॉक। नेक्स्ट राउंड में नया ब्लॉक जब आता है तो अलग वोटर्स होते हैं, वो वोट करते हैं उस ब्लॉक के ऊपर। इस तरह से like a democratic way of voting for blocks is done through elections. अभी इतना ही, let's not go in depth कि इनके अंदर खुद तक कैसे है। We will have specific session on consensus.
तो ये सारी चीज़ें, जस्ट टेल मी कि इसमें आपको कोई कनेक्शन बनाने में कोई दिक्कत या क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी कोई डेवलप हुई, कोई क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी। ये वाली कौन सी, ये वाली? हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ, तो यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी स्पेसिफिक, बट हाँ, मतलब ये भी हो सकता है। हम्म। हाँ। हाँ, अगर आप पेयर को और स्प्लिट करो तो तीन तरह के पेयर होते हैं: एंडोर्सिंग पेयर, वैलिडेटिंग या वेरीफाइंग पेयर, और जेनेरिक पेयर, राइट? तो ये जो तीन चीज़ें आपने बताई, जो ट्रांजैक्शन का फ़्लो है उसको और डिटेल में बताती हैं।
कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को एंडोर्स करना पड़ेगा। एंडोर्स करना मतलब सीए से वैलिडेट करवाना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन जिसने भेजा है इज़ ही ऑथराइज टू सेंड दिस ट्रांजैक्शन, प्लस ये ट्रांजैक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो सब सही है या नहीं। दैट्स कॉल्ड एंडोर्सिंग। एंडोर्स करके ये वेरीफाइंग पेयर के पास जाएगा कि ये स्टेट ब्लॉकचेन स्टेट से सही मैच करता है या नहीं, एंड देन जनरल पेयर इसको सबमिट कर देगा। दैट्स इन डिटेल। हाँ राइट। हाँ तो राइट। तो हाँ तो अब थोड़ा और डिटेल में। हाँ जी। जो आप जो आपने अभी चीज़ पढ़ी है वो वही थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है जो हमने यहाँ पर एक हायर लेवल पर किया है। जब हम एक कंसोर्शियम ब्लॉकचेन बनाते हैं, राइट, तो उसमें सबसे पहले तो जो बनाता है उसकी एक आइडेंटिटी होगी। जैसे मैं अगर एक कंपनी हूँ, मैं अपनी डोमेन की बहुत बड़ी कंपनी हूँ, लेट्स से जो क्रेडिट कार्ड का कंसोर्शियम डिस्कस करते हैं, मैं मास्टर कार्ड हूँ। मैंने कहा कि अब मैं ट्रांजैक्शंस रेगुलर नेटवर्क पर नहीं लूँगा, मैं हाइपर लेजर पर लूँगा, राइट, और मैं एक हाइपर लेजर नेटवर्क सेटअप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं, अब जो आपने आइडेंटिटी चीज़ बोली, वो आइडेंटिटी कैन बी कॉल्ड डिफरेंट थिंग्स। जो यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे, दे आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आइडेंटिटी। जो आपकी प्राइवेट की थी इथेरियम ब्लॉकचेन में, दैट्स योर आइडेंटिटी। जो हाइपर लेजर में आप कीज़ बनाओगे, दे विल रिप्रेजेंट योर आइडेंटिटी। योर नेटवर्क विल रिकॉग्नाइज यू बाय दोज कीज़ ओनली। तो मास्टर कार्ड ने बोला कि मैंने एक
ब्लॉकचेन बनाई, कॉल इट क्रेडिट कार्ड चेन। इसके अंदर देयर आर गोइंग टू बी 3 टाइप्स ऑफ नोड्स, या कॉल देम पार्टिसिपेंट्स। अब नोड्स और पार्टिसिपेंट्स मैं सेम कह रहा हूँ, दिस इज़ सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि एक पार्टिसिपेंट 15 नोड्स भी रख सकता है और एक छोटा शॉपकीपर पार्टिसिपेंट है वो एक नोड रखेगा। तो बट दे विल बी टाइप्स ऑफ नोड्स। बाय टाइप आई मीन कि मान लो एक मर्चेंट है विच इज़ अ शॉपकीपर, कुड बी अ बिग मर्चेंट लाइक यूएस में जैसे टारगेट या वॉलमार्ट है, दे आर वेरी बिग चेन्स बट दे आर मर्चेंट्स। दे कुड बी स्मॉल स्टोर्स, दे आर ऑल्सो मर्चेंट्स। तो एक होगा मर्चेंट, एक होगा एक्वायरिंग बैंक, और एक होगा अब मैं इसको कॉम्प्लेक्स ज़्यादा करना नहीं चाहता, बट लेट्स से हाँ, एक मर्चेंट, एक एक्वायरिंग बैंक और एक सेटलिंग बैंक बोल दो उसे। ये 3 इसके पार्टिसिपेंट होंगे। मर्चेंट क्या करेगा, वो ट्रांजैक्शन जो चीज़ खरीद रहा है उसके पास से वो ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करेगा कि मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ, आप मुझे ये गुड्स या सर्विस दे दो। तो वो मर्चेंट वो पैसे लेगा, और वो पैसे जब लेगा दैट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन। अब वो मर्चेंट का एक अकाउंट होगा किसी बैंक में जिसमें वो पैसे मर्चेंट को चाहिए, तो वो ट्रांजैक्शन वो सबमिट करेगा एक पूरी नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है, एक एक्वायरिंग बैंक को। वो ये बोलेगा कि जिससे मेरे पास ट्रांजैक्शन आया है उसका जो अकाउंट है वो किसी XYZ बैंक में है, और वो बैंक हमारे मास्टर कार्ड नेटवर्क पर नहीं है। तो एक्वायरिंग बैंक क्या करेगा, उस बैंक से पैसे निकाल, एक्चुअल ट्रांजैक्शन का क्या काम है कि वो जो जिसने चीज़ खरीदी है उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल कर मर्चेंट के सेटलिंग बैंक अकाउंट में डाल दे। यही करना है, यही पूरा नेटवर्क का ऑब्जेक्टिव है। तो उस XYZ बैंक से पैसे निकालने के लिए एक्वायरिंग बैंक एक रिक्वेस्ट बनाएगा जो XYZ बैंक में जाएगी कि मुझे इतने पैसे दे दो। क्योंकि वो नेटवर्क नहीं है तो वो रिक्वेस्ट थोड़ा देर से सेटल होगी, मे बी कम बाई इवनिंग कि इतने पैसे आप ले लो जो आपने रिक्वेस्ट की। बट एक्वायरिंग बैंक इमीडिएटली वो पैसा मर्चेंट बैंक में डाल देगा जो मर्चेंट का अकाउंट है। तो इस पूरे मैकेनिज़्म को चलाने के लिए मर्चेंट की एक आइडेंटिटी है जो उसकी की बनी हुई है, एक्वायरिंग बैंक की एक आइडेंटिटी है, सेटलिंग बैंक की एक आइडेंटिटी है। XYZ बैंक नेटवर्क पर नहीं है। तो एक्वायरिंग बैंक ये फीचर देता है कि आप किसी भी बैंक XYZ बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। उसकी रिस्क मैं ले रहा हूँ कि वो उस बैंक से पैसा निकालना कैसे है, बट आपको एज अ मर्चेंट आपको पैसा इमीडिएटली मिल जाएगा। तो जो आपने सिनेरियो बताया कि कुछ कार्ड्स एक्सेप्ट होते हैं कुछ नहीं होते, दे आर ऑल बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। हो सकता है सेटलिंग बैंक में ही यूज़र का अकाउंट हो जो परचेज कर रहा है चीज़, तब एक्वायरिंग बैंक मतलब एक ही झटके में दोनों ट्रांजैक्शन सेटल कर सकता है, डेबिट पैसा निकालने का भी और सेटलमेंट यानी पैसा क्रेडिट करने का भी। लेकिन अगर वो नेटवर्क पर नहीं है तब क्रेडिट तो इमीडिएट हो जाएगा बट डेबिट थोड़ा देर में होगा। तो ये सब रिकॉग्नाइज कैसे करे एक्वायरिंग बैंक? थ्रू कीज़, कि ये वाली कीज़ हैं जिनमें कि मैं इमीडिएट सेटलमेंट कर सकता हूँ, ये वाली कीज़ नहीं है इसका पार्ट है, देन आई हैव टू फॉलो अ डिफरेंट राउट। तो ये पूरा मैनेज करने के लिए देयर इज़ गोइंग टू बी अ लिस्ट ऑफ कीज़ ऑर्गेनाइजेशंस। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हम जब हाइपरलेजर स्टार्ट करेंगे तब हम सेट कर देंगे। तो क्या होगा, जब मास्टर कार्ड ये प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट शुरू करेगा तो वो कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा एक। उस कॉन्फ़िगरेशन में
सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन डिफ़ाइन करेगा, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप डिफ़ाइन करेगा। उस सेटअप में कीज़ होंगी, उस सेटअप में रोल्स होंगे, उस सेटअप में आईपी एड्रेसेस होंगे, ये सारी चीज़ होंगी। तो ये जो सेटअप होगा, दिस विल कम इन अ फाइल। ये फाइल हम डिटेल में देखेंगे। और जो भी आप अलग अलग तरह के फ्लोज़ के बारे में पढ़ोगे, दे विल ऑल रिफ्लेक्ट इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपने कार वाला जो आप बता रहे थे कि एक पार्टिसिपेंट है, उसके प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, एक का कम है। सो यू डोंट वांट कि एक्स और मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो वाई और मेरे ट्रांजैक्शन को दिखे। सो दोज आर गोइंग टू बी योर रोल्स कि ये रोल है, ये पर्टिकुलर चैनल का पार्ट है। चैनल मैं आपको अभी आज नहीं समझाना चाहता बिकॉज दैट विल कंफ्यूज यू फर्दर, बट सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक बिजनेस नेटवर्क में आपस में चैनल्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस सेंड करते हैं, सेंड एंड रिसीव, एंड इट्स पॉसिबल फॉर a subset of the network to form a single channel. जैसे मैं और आप, मैं जैसे मारुति हूँ, आप गुडियर हैं, आपका एक और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन दैट्स एमआरएफ, तो मैं आपसे, एमआरएफ से और मारुति से तीनों को मिलकर एक चैनल बनाऊंगा विच इज़ नॉट विजिबल टू द रेस्ट ऑफ द बिजनेस नेटवर्क। इस चैनल के थ्रू मैं आपको ट्रांजैक्शन सबमिट करूंगा, आप मुझे सबमिट करोगे। सो दिस चैनल कैन बी ऑफ डिफरेंट ग्रैन्युलरिटी। या तो ये इसमें ऐसे ट्रांजैक्शन जा सकते हैं जो सबको दिखें, ऐसे ट्रांजैक्शन जा सकते हैं जो सिर्फ मेरे को और आपको दिखें, ऐसे ट्रांजैक्शन जा सकते हैं मेरे को, आपको और आपकी जो सिस्टर कंसर्न है उसको दिखें। ये सारा सेटअप मैं इसमें डालूँगा। और आइडेंटिफिकेशन कैसा होगा, किससे होगा, वही कीज़ से। तो दिस इज़ अ स्लाइटली हायर लेवल ऑफ डिटेल दैन जिसमें मैं जाना चाहता था, बिकॉज एक्चुअली क्या है, हाइपरलेजर इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्लॉकचेन। MSP इज़ अ पार्ट ऑफ CA सर्विस, मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइडर। जो CA जो काम करता है कि एक मेंबर बना ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके जो मेंबरशिप है विच इज़ एक्चुअली इट्स कि किस तरह की एलिजिबिलिटीज़ हैं उनके पास, वो मैनेज करता है CA अपनी मेंबरशिप सर्विसेज के थ्रू। तो अगर मैंने नया बिज़नेस कंसोर्शियम ज्वाइन किया ऑयल का, देन इट्स पॉसिबल कि मैं सिर्फ 3-4 चीज़ें ही कर सकता हूँ कि आई कैन जस्ट रीड ट्रांजैक्शंस, आई कैन सबमिट रिक्वेस्ट फॉर मे बी $5 million 5 million barrels of oil, और I can just look at the per barrel rate today। ये 3 चीज़ें। तो ये मेरी मेंबरशिप एक स्पेसिफिक टाइप की हुई जिसके 3 एलिजिबिलिटीज़ हैं। ये कंट्रोल करता है CA, विच बिल्कुल वही चीज़ है जो आपने पहले डिस्कस किया हुआ है। इथेरियम ब्लॉकचेन में एक पब्लिक की है, एक प्राइवेट की है, और जो CA वाला पार्ट है वो इथेरियम के अंदर ही है, हैज़ अ CA ऑफ इट्स ओन। वही चीज़ इसमें CA अलग से बनी हुई है। इफ़ यू टेक दैट कॉन्सेप्ट फर्दर, CA कुड ऑल्सो बी अ गवर्नमेंट सर्विस जो कि आपकी आइडेंटिटी एट अ नेशनल लेवल मेंटेन कर सकती है। तो यू कैन, इफ़ यू वांट टू,
सो एज आई सैड, जो एक दो चीज़ होती है नेटवर्क में, एक तो आप जो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, और एक विच इज़ मोस्टली ट्रांजैक्शनल डेटा। अगर आप कोई भी नेटवर्क बनाते हो, नॉट जस्ट ब्लॉकचेन नेटवर्क, उस नेटवर्क के पार्टिसिपेंट्स के ऊपर एक आप पॉलिसी या रूल्स लगाते हो अंडर विच दे आर सपोज टू बिहेव। तो वो बिहेव, एक तो वो एक्चुअल बिहेवियर हो गया कि मैं जैसे एक नेटवर्क बना रहा हूँ और क्या बोलेंगे, नॉट ब्लॉकचेन नेटवर्क बट अ रेगुलर नेटवर्क ऑफ हाइपरलेजर लर्नर्स, ठीक है, या ब्लॉकचेन ट्रेनीज, उनका एक नेटवर्क बनाया। तो उनके 5-6 चीज़ें वो कर सकते हैं, आपस में नोट्स शेयर कर सकते हैं, वीडियोस शेयर कर सकते हैं, बुक्स शेयर कर सकते हैं। तो ये उनका बिहेवियर हो गया। तो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ यही होंगी कि मैंने ये आज सीखा, दिस इज़ द रेफरेंस फॉर दैट, या तो इंटरनेट का लिंक या यूट्यूब वीडियो किसी दूसरे को देना। सो एंड सेकेंड थिंग इज़ व्हाट आर दे अलाउड टू डू। वो दे आर नॉट अलाउड टू डिस्कस इथेरियम, जैसे दे आर नॉट अलाउड टू बाई एंड सेल एनीथिंग, दे आर नॉट अलाउड टू make new members, only one person can make that member, not everyone can। तो ये उसका एक पॉलिसी सेट हो गया विच इज़ रेफरेंस डेटा। तो एक ट्रांजैक्शनल डेटा हुआ, एक रेफरेंस डेटा हुआ। रेफरेंस डेटा डिसाइड्स और इज़ नॉट चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली, बट इट डिसाइड्स हाउ योर नेटवर्क इज set up and configured। Transactional data is the actual network activity। CA is maintaining your reference data for a network। जो पॉलिसीज़ हैं आपके नेटवर्क की, जो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई, अलाउड टू शेयर वीडियोज़, अलाउड टू शेयर नोट्स, नॉट अलाउड टू शेयर। हाँ हाँ, तो दैट्स योर रेफरेंस डेटा। इसमें और भी डेटा आएगा कि नेटवर्क में क्या क्या नोड्स हैं, उनके नाम। तो अगर मैं वही ट्रेनी नेटवर्क में बात करूँ तो 5 अगर उसके पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके नाम, उनका आधार कार्ड इन केस इमीडिएट, तो आधार कार्ड इज़ लाइक योर की। तो वो सारा डेटा प्लस हु इज़ अलाउड टू डू व्हाट, ये सारी चीज़ रेफरेंस डेटा हो गया। दिस रेफरेंस डेटा इज मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड बाय दैट CA अथॉरिटी। हाँ जी, तो वो सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ मेंटेन करता है। ये जो लिस्ट मैंने आपको बोला, ये सॉफ्टवेयर मेंटेन करता है। तो दैट इज़ व्हाट CA डज। इट्स एन अथॉरिटी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। So it needs to know what certifications are there, it needs to know who owns what certification। So वो सारी चीज़ें मैनेज करना वो CA का काम होता है। सब ब्लॉकचेन नेटवर्क्स में, मतलब प्राइवेट जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है, CA अलग होता है। CA जो क्रिप्टोग्राफी एसोसिएटेड विद कीज़, स्टोरेज ऑफ कीज़, ये सब चीज़ मेंटेन करता है। प्राइवेट, पब्लिक में सब सेम में होता है, मतलब पब्लिक ब्लॉकचेन्स आर सिंपलर, तो उनमें वो इतना कॉम्प्लिकेटेड CA ऑर्डर वगैरह बनाएंगे तो डेवलपर्स विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड सेट अप ऑल ऑफ दैट। प्राइवेट में देयर इज नॉर्मली अ टीम ऑफ IT प्रोफेशनल्स हु विल बिल्ड योर नेटवर्क। तो उन्हें सब पता है, उन्हें क्रिप्टोग्राफी भी आती है, उन्हें सर्वर्स सेटअप कैसे करने हैं वो भी आता है। सो प्राइवेट चेन्स कैन अफोर्ड टू बी कॉम्प्लेक्स, and they are complex because they handle more complicated use cases। अब अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया है दैट इज़ ऑल कॉन्सेप्चुअल। उसका मतलब जब आप एक्चुअली किसी इंटरव्यू में जाओगे तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन होंगे। द एक्चुअल वर्क वुड बी जो आप
कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करोगे, आप नोड सेटअप करोगे, वो सब। तो व्हाट वी डू टुडे इज़, अभी क्या टाइम हो रहा है, 9:20। आप आज सारे दिन फ्री हो? अच्छा, आज भी ऑफिस है आपका? ओहो, ओके ओके। 6 बजे आप मेरे को कॉल कर लोगे? नहीं नहीं, आप कॉल कर लिया करो मेरे को, कई बार मैं बिज़ी नहीं होता या सेमी बिज़ी होता हूँ, तो आई कैन पोस्टपोन इट ऑल्सो। आप मुझे 6 बजे कॉल कर लेना, और वी विल डेफिनेटली फ्रॉम 6 o'clock जितना भी लंबा चलेगा हम वी विल टेक इट फॉरवर्ड। मैं दूसरा लैपटॉप सेटअप कर लूँगा, मैं दूसरे लैपटॉप पर आपकी कॉल रिसीव करूँगा, एंड वील फर्स्ट सेटअप हाइपरलेजर नेटवर्क। नहीं, अभी तो नहीं कर सकते वो। मतलब दूसरा नेटवर्क, दूसरा लैपटॉप मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि उस लैपटॉप पर मेरा हाइपरलेजर का पूरा सेटअप है, इसके ऊपर नहीं है। तो वो उस पे मैं हैंग आउट से आपको नेटवर्क सेटअप करके, मतलब अभी पूरा नेटवर्क सेटअप नहीं, पहले वी विल जस्ट रन द नेटवर्क एज इट इज़ विद डिफ़ॉल्ट सेटअप, और फिर उसके एक एक पार्ट को समझेंगे कि क्या क्या चीज़ का क्या। एक्चुअली हाइपरलेजर में भी देयर आर 2 कॉम्पिटेंस। फर्स्ट इज़ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें ये सब चीज़ होती है कि ऑर्गेनाइजेशन नया ऐड किया, पुराने ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज़ चेंज की, नेटवर्क को उसमें एक नया पेयर ऐड किया, ये सब। एज अ डेवलपर you should know what is happening, but that is not going to be your focus. As a developer, your focus is going to be building chain code and building applications. But हाइपरलेजर में एक्चुअली चैलेंज ये होता है कि जो हाइपरलेजर या ब्लॉकचेन की टीम्स होती हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इन्हें ब्लॉकचेन का सब कुछ होना चाहिए, बिकॉज दे आर बिल्डिंग स्मॉल प्रोजेक्ट्स। अभी पूरी इंडस्ट्री में बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बन रहा कोई ब्लॉकचेन का। एग्जैक्टली, यही प्रॉब्लम होती है कि दे आर एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग। अगर यही चीज़ मैं मान लो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन बनाता हूँ, तो उसके लिए एक अलग टीम होगी जो कि डेटाबेस मैनेज करेगी, विच इज़ गोइंग टू बी बिल्ड बाय DBAs। एक अलग टीम होगी जो इंफ्रा मैनेज करेगी, सर्वर्स पे इंस्टॉल, सॉफ्टवेयर रन, वो जो सर्वर, जो एक्चुअल एप्लीकेशन सर्वर है वो कैसे चलेगा, वो अलग टीम मैनेज करेगी। मी एज अ डेवलपर आई विल ओनली बिल्ड जावा बिजनेस लॉजिक या नोड बिजनेस लॉजिक, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट टेक्नोलॉजी इन डेप्थ, बिकॉज मेरा रोल वेल डिफाइंड है। ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है। आई हैव टू नो कि नोड में क्या हो रहा है, आई हैव टू नो हाउ नोड्स आर सेटअप, आई हैव टू नो व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल बिटवीन दीज नोड्स, जिसका कि डेवलपर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ट्रेडिशनल आईटी, बट वो होता है। तो हमें पहले एक नोड सेटअप सीखना पड़ेगा, हाउ नोड्स आर सेटअप, सिंपलेस्ट नोड कैसे बनेगा, उसमें एक सिंपलेस्ट सिनेरियो में मैं चेन कोड कैसे डिप्लॉय कर सकता हूँ, सिंपलेस्ट नोड के लिए क्या क्या क्रिप्टोग्राफिक मटेरियल मुझे जनरेट करना पड़ेगा, उसको नोड रीड कैसे करेगा, ऑल ऑफ दैट, ये सारी चीज़ें मुझे आनी चाहिए। सो एंड ये जो अभी हमने किया, आई डोंट वांट टू फोकस टू मच ऑन कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जब आप नोड सेटअप करोगे वो सारी चीज़ आपको चलते हुए दिखेंगी कि ये देखो पेयर चल रहा है, ये CA चल रहा है, ये ऑर्डर पे ट्रांजैक्शन चला गया, तो ये आपको रीइंफोर्स करेगा जो आपने अभी एक वेरी हाई लेवल पे समझा है, और आप वो वाली चीज़ बार बार करोगे, क्योंकि आपको अलग अलग तरह के चेन कोड बनाने हैं, अलग अलग तरह की नेटवर्क्स बनाने हैं, सब आपको बार बार करना पड़ेगा। तो 6 व्हाट लेट्स डू इज़ 6 बजे आप
मेरे को डेफिनेटली कॉल कर लेना, जो भी मैं कर रहा हूँ मैं छोड़ छाड़ के सीधा कॉल पे आ जाऊँगा। इफ़ यू गेट टाइम ड्यूरिंग, हाँ आप मेरे को कॉल कर लेना। और आपके दिन में टाइम मिलेगा कुछ स्टडी करने का? अम, आपको स्क्रीन दिख रही है? इसमें मैंने सिंगल नोड के लिए, चलो अब मैं साथ साथ ही करूँगा आपको, लेट्स नॉट, आप कुछ मत करना, वी विल डू इट टुगेदर ओनली। ठीक है, चलो सर फिर शाम को मिलते हैं। ओके।